हेलो बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 11th के फिजिक्स का 40 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लेकर आ चुके हैं। यदि आप ये 40 क्वेश्चन बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो चुकी है। आपको बता दें कि हम जितना भी आज ये 40 क्वेश्चन लिए हैं ना, कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर मॉडल सेट से हैं, कुछ क्वेश्चन हमारे खुद के द्वारा बनाया गया है और कुछ क्वेश्चन आपके क्वेश्चन बैंक से, यानी कि जहां जहां से हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नजर आया हम आपके लिए वहां से छांट छांट के क्वेश्चन लाए हैं। ठीक है, तो आपको 40 क्वेश्चन आराम से देखना है। जो बच्चे अभी हजारीबाग में हैं, कहाँ हैं? हजारीबाग में, और वो चाहते हैं कि हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करें, तो हम हजारीबाग में हमारा केमिस्ट्री का ऑफलाइन क्लासेस चलता है सनराइज केमिस्ट्री के नाम से। तो आप कहीं हजारीबाग में तो हमारा ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि आज से ही जो है वो टेस्ट स्टार्ट होने वाला है हमारे ऑफलाइन क्लासेस में। टेस्ट टाइमिंग 3 बजे है और हमारा लोकेशन है कोरा चौक के पास। ठीक है, आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस नंबर के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ भी जो है वो अपनी बड़ी संख्या में हमारे साथ जो है वो टेस्ट दे सकते हैं ऑफलाइन में। बाकी ऑनलाइन में भी हम आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। जिस तरह से आप सभी ऑनलाइन में सपोर्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन में भी हमारा सपोर्ट कर सकते हैं। खैर, हम लोग इधर अपना समय बहुत ही कम लेंगे, हम लोग सीधा आते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हम लोग के सामने हम लोगों का पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको बताने वाले हैं, तो किसी भी भाई बहन या फिर हमारे दोस्त को टेंशन नहीं लेना है कि हिंदी में बताइए इंग्लिश में बताइए। ठीक है, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है, कहता है कि फिजिकल क्वांटिटीज आर, यानी कि भौतिक राशियां हैं, यानी कि हमको इन चारों में से फिजिकल क्वांटिटी को पहचानना है। तो हमारा इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी, है ना। ऑप्शन नंबर बी में ओनली फिजिकल क्वांटिटीज हैं, चाहे लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनियन इंटेंसिटी, है ना। ये सब जितना भी, यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, थर्मोडायनेमिक, तापमान, पदार्थ की मात्रा और चमकदार तीव्रता, ये सब जितना भी है सभी आपका एक तरह का फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी। बाकी देखा जाएगा तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, अब हम लोग चलते हैं ऑप्शन ये क्वेश्चन नंबर दूसरा की ओर। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख सकते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैज द सेम डायमेंशन। देखिए, ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आपको पिछले 5 साल का PYQ करा रहे हैं, पता है कि नहीं? जो 5 साल का PYQ और 5 हम खुद से अपना मॉडल सेट तैयार करके आपको फिजिक्स का दे चुके हैं। आप नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे 5 साल का PYQ यानी 2019 से 24 तक का, और हम 5 मॉडल सेट दिए उसका लिंक है। आप 5 PYQ और 5 मॉडल सेट देख लीजिए, उसके बाद 40 में से 40 आने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। और ऐसा क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसलिए इसको ध्यान देना है। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैज सेम डायमेंशन, यानी कि इन चारों में से बताना कि किस पेयर के पास सेम डायमेंशन फार्मूला होता है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में से एक ही आयाम है, यानी कि डायमेंशन फार्मूला सेम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंपल्स और मोमेंटम, यानी कि आवेग और संवेग, ये दोनों का जो डायमेंशन फार्मूला होता है दोनों का सेम होता है। क्या होता है? सेम, है ना। बाकी चीज़ों का देखा जाएगा तो डायमेंशन फार्मूला अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन आपका इंपल्स एंड मोमेंटम यानी कि आवेग और संवेग दोनों का डायमेंशन फार्मूला, दोनों का जो आयाम होता है वो दोनों का सेम होता है। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए, मज़ा आ रहा है पढ़ने में आपको? देखिए, जब आप पूरा वीडियो देख लीजिएगा तो लास्ट में वीडियो को लाइक करके जा सकते हैं, है ना। हमको अच्छा लगता है, हम गिनते हैं कि कितना बच्चा लाइक किया इसको। चलो 200, 500, 1000 बच्चे लाइक किए हैं कि नहीं। अभी पता है मेरा हर एक वीडियो ट्रेंडिंग में चल रहा है, मतलब कि कहीं भी सर्च कीजिएगा तो मेरा वीडियो नजर आएगा। हर एक वीडियो पर मिनिमम 5000 बच्चे हमारा हर एक वीडियो देखते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री का और इंग्लिश का, है कि नहीं। मिनिमम 5000, बाकी अधिकतम तो 15000, 10000 बच्चे देख रहे हैं अभी। तो ये आप लोगों का प्यार है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खैर, हम लोग अभी इधर अपना समय नहीं गवाएंगे, हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि नहीं। चलिए, तो आप लोग देखिए, आप लोग अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं ना। आपका मान लेते हैं कि बहुत ऐसे होते हैं कि जिसका कहीं दोस्त नहीं है, तो आपकी जैसे कि हो सकती है ना गर्लफ्रेंड होगी, है ना, किसी का बॉयफ्रेंड होगा, या फिर जो भी है, बुरा लग गया होगा तो सॉरी, लेकिन कहीं होगा, ये सब तो जरूरी होगा किसी ना किसी का, तो आप उसके साथ भी शेयर कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पता चलेगा कि वीडियो शेयर करोगे पढ़ाई वाला और उधर से गाली पड़ेगा कि तुम हमको पढ़ने बदले बोल रही है कि नहीं। ऐसा हो सकता है? हो सकता है सर, पढ़ाई के नाम से एलर्जी होता है, उसके पास नहीं भेजेंगे, उसके पास रील्स भेजते हैं कि कहो ना प्यार है। चलिए, अच्छा, इधर हम लोग समय नहीं लेंगे यार, क्या करें। अच्छा, छोड़ कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है SI प्रणाली में मौलिक इकाइयाँ हैं, यानी कि इन SI सिस्टम द फंडामेंटल यूनिट्स आर, है ना। यानी कि हमको यहाँ पे ग्रुप दे दिया है, इसमें से हमको ढूंढना है कि सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स को, है ना,
सिर्फ फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है, यानी कि इसमें मौलिक इकाइयाँ कौन कौन है। तो इसका जो तीसरा का सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला पहला, है ना, यानी कि मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडला। ये सब जितना भी है आप लोगों का फंडामेंटल यूनिट है, यानी कि मूलभूत इकाई है, ठीक है, यानी कि मौलिक इकाई है, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन और मोल और कैंडला। क्योंकि आपको पता है कि टोटल फंडामेंटल यूनिट्स कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, है ना। बाकी इन तीनों में से कहीं ढूंढेंगे तो एक ना एक जो है वो नॉन फंडामेंटल आ ही जाएगा, है ना। कैसे आ गया, यहाँ पे मीटर है, देखिए किलोग्राम, सेकेंड तक ठीक है, लेकिन आपका यहाँ पे कूलम आ गया। ये कूलम जो है आपका, वो आपका फंडामेंटल यूनिट नहीं है, तो ये गलत हो गया, यानी कि यहाँ कूलम नहीं होगा। इसी तरीके से बाकी दो में भी एक ना एक जो है वो नॉन फंडामेंटल आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक। हम लोग थोड़ा सा स्पीड चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना, तो हम थोड़ा सा धीरे धीरे अपना स्पीड बनाते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वैसे तो हम इतना स्पीड बोलते हैं, और स्लो बोलेंगे ना तो आपको वीडियो और लंबा हो जाएगा, है ना। तो हम चाहते हैं कि आप स्पीड करके वीडियो को काहे दिखिएगा, हम ही स्पीड हो जाते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग के सामने 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि संकल्प है, यानी कि रिजोल्यूशन है, रिजोल्यूशन इज, यानी कि आपका संकल्प क्या है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 4 का हो जाएगा कि द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट सिग्नल चेंज दैट द इंस्ट्रूमेंट कैन डायरेक्ट रिलेबली, है ना, यानी कि इनपुट सिग्नल परिवर्तन की सबसे छोटी मात्रा जिसे उपकरण विश्वसनीय रूप से पहचान सकता है उसी को क्या बोलते हैं, संकल्प बोलते हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रिजोल्यूशन बोलते हैं, ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 5वां नंबर क्वेश्चन। वैसे ही ईरर से क्वेश्चन जल्दी अब पूछता है नहीं, लेकिन एक बार देख लीजिए। कहता है माप की परम त्रुटि है, यानी कि एब्सोल्यूट एरर इज द मेजरमेंट ऑफ, यानी कि एब्सोल्यूट एरर जो है वो किस चीज़ का मेजरमेंट है। तो 5वां का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डिफरेंस बिटवीन 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट एंड देयर मीन, है ना। यानी 2 इंडिविजुअल मेजरमेंट का हम लोग जब मीन निकालेंगे तो हम लोग मिलता है क्या, एब्सोल्यूट एरर, यानी कि यहाँ पे होगा इसका सही आंसर 2 अलग अलग मापों और उनके माध्य के बीच का अंतर, है ना। तो ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में, यहाँ तक मज़ा आ रहा ना पढ़ने में। देखिए जहाँ तक हो सकता है आपका ये भाई आपके लिए एक्सप्लेन करता है, आपको एग्जाम्पल लेता है, आपको मजाक मस्ती के साथ पढ़ाता है, ताकि हमारा जो भी 20, 25, 30 मिनट का वीडियो हो आपको बोरिंग ना लगे, है ना। तो हम लोग इधर उधर की बातें कम करेंगे, लेकिन क्या करें, आप लोगों को बिना इधर उधर की बातें किए मेरे को अच्छा ही नहीं लगता है कि नहीं, लगता है कि आप लोग सामने आ जाए और हम लोग ढेर सारी बातें करें, है ना। एग्जाम दे लीजिए फिर हम लोग मिलते हैं आराम से। क्या बोलता है क्वेश्चन, कहता है कि बोआ स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ठीक है, एक बोआ है वो चलना स्टार्ट करता है ए पॉइंट से, ठीक है, ये पॉइंट से। कहता है कि ट्रेवल टू पॉइंट बी, है ना, वो जाता है कहाँ तक, बी तक। कहाँ तक जाता है, बी तक। यानी एक लड़का बिंदु ए से चलना शुरू करता है और 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक बिंदु बी तक जाता है ना, यानी कि वो ए से शुरू करता है और बी बिंदु तक जाता है और इसकी दूरी कितना है, 1.5 किलोमीटर, यानी कि 1.5 किलोमीटर। कोई दिक्कत है, यहाँ तक हो गया। फिर कहता है कि रिटर्न टू पॉइंट ए, यानी कि वो फिर क्या करता है, बी से रिटर्न आ जाता है। इधर से पहले जा रहा था ए से बी तक, अब क्या होता है बी से फिर ये के और रिटर्न होके ये पॉइंट तक आ जाता है ना, यानी कि और वापस ए पर आ जाता है। वही बोलता है, कहता है इफ़ ही टेक 1 हावर टू डू सो, कहने का मतलब कि वो यहाँ से ए से बी गया और बी से ये आने में उसको टोटल 1 हावर का टाइम लगता है। कितना लगता है, 1 घंटा, यानी कि यदि उसे ऐसा करने में कितना लगता है, 1 घंटा। तो कहता है उसका औसत वेग क्या होगा, यानी कि दी एवरेज वेलोसिटीज़, यानी कि हमको इसका औसत वेग निकालना है। क्या निकालना, औसत वेग, यानी कि एवरेज वेलोसिटी। और आपको पता है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि VAVG। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है, ये ना होता है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना है, यहाँ से यहाँ गया और फिर पॉइंट ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग का कितना है, 0 है। टाइम कितना लगा है, 1 हावर, कितना लगा, 1 हावर। तो 1 हावर को वैसे बदलना पड़ता है हमको सेकंड में, लेकिन कोई बात नहीं कि 1 हावर में आपका कितना होता है, 3600 सेकंड, 3600 सेकंड। कोई दिक्कत है। अब यहाँ पे 0 बटा कुछ भी रहेगा, इसका वैल्यू ऑलमोस्ट कितना आएगा, 0 ही आएगा। कोई दिक्कत है। तो इसका जो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत है समझने में। ये क्वेश्चन हम पहले भी आपको करा चुके हैं, हम फिर से इसलिए लाते हैं ना कुछ क्वेश्चन को, जैसे 40 क्वेश्चन में 10-15 क्वेश्चन आपको पहले वाला ही मिल जाएगा, ताकि आपका क्या है ना कि रिवीजन है, आप किए हैं कितना और आपसे कितना क्वेश्चन बन सकता है ये आपको आदत बन जाएगा, है ना, ताकि आपका रिवाइज भी हो जाएगा। इसलिए आपका ये भाई जितना ज़्यादा मेहनत हो सके उतना कर रहा है और आज से बहुत ज़्यादा वीडियो अपलोड होगा। बहुत ज़्यादा कहने का मतलब कम से कम रेगुलर अभी 2-3 अपलोड हो रहा था, अब आज से तकरीबन हम प्रयास करेंगे कम से कम 5 से 6 से 7 वीडियो अपलोड किया जाए, है ना।
ताकि जितना ज़्यादा हमारे और से आप लोगों का सपोर्ट हो पाएगा, हम पूरी दिन रात मेहनत करके आपका सपोर्ट कर रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड विराम से एक सीधी रेखा पर एक समान त्वरण के साथ यात्रा करती है। यदि 32 मीटर का विस्थापन करने के बाद उसका वेग 8 मीटर पर सेकंड है तो इसका त्वरण क्या होगा। यानी कि हमको एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी कि ये पूछ रहा है छोटा ये है ना, हमको क्या पूछ रहा है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है। और हमको दिया क्या है, तो हमको दिया है विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट दिया है कितना 32 मीटर, यानी कि 32 मीटर हमको क्या दे दिया है डिस्प्लेसमेंट। और इसका वेग हमको दे दिया है कितना 8 मीटर, वो भी कौन सा वेग, तो फाइनल वेग है ना, फाइनल वेग, यानी कि इसका कितना है 8 मीटर पर सेकंड। और इसका इनिशियल वेग इनिशियल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं वो है 0। क्यों, क्योंकि ये चल रहा है रेस्ट से। अब हमको निकालना क्या है, ए निकालना है। क्या निकालना है, ये डिस्प्लेसमेंट को वैसे हम लोग एस से भी डिनोट करते हैं ना, तो ये एस का वैल्यू। कोई दिक्कत, इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए। कहता है बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक बॉडी है वो रेस्ट से चलना शुरू करता है तो उसका यू कितना हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी 0। कहता है कि एंड ट्रेवल विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रेट लाइन, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ वो एक सीधी रेखा में चल रहा है। कहता है इफ द वेलोसिटी आफ्टर मेकिंग अ डिस्प्लेसमेंट 32 मीटर है ना, तो कहता है कि वो चलता है कितना, तो 32 मीटर। तो एस जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट या फिर डी कितना है 32 मीटर, तो उसका जो वेलोसिटी हो जाता है वो हो जाता है 8 मीटर पर सेकंड, यानी कि उसका फाइनल वेलोसिटी कितना है 8 मीटर पर सेकंड, कितना है 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो कहता है इट्स एक्सेलरेशन इज, यानी कि इसका त्वरण क्या होगा है ना। तो हम लोग सिंपल, हम लोग के साथ फार्मूला होता है, आपको पता है ना कि आपको 3 इक्वेशन होता है, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है ना, गति के 3 इक्वेशन आप पढ़े होंगे, उसी में से कोई एक इक्वेशन लगाएंगे। कौन सा इक्वेशन सटीक होगा, यहाँ पे हमको u दिया है, v दिया है, s दिया है और ये दिया है ही नहीं। तो इससे हम लोग ये लगा सकते हैं कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, देखो v है और u है तो ऐसे हो सकता है कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। हम लोग चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर तो अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा बनाने में, है कि नहीं। v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, कोई दिक्कत है, ये वाला फार्मूला आ गया। देखिए वी स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर है ना, वी स्क्वायर बोले तो 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 इक्वल टू यू स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2as है ना, 2 का 2 ही रहेगा। हमको ये निकालना है तो ये को अभी छोड़ते हैं, s हमारा है 32 तो 2 गुना 32 और लास्ट में बचेगा ये, कोई दिक्कत है। अब देखिए यहाँ है 64, यहाँ इक्वल टू 0 को हटा ही देते हैं। देखिए 32 दूनी 64, ये हो गया कितना 64a, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ तक। चलिए अब यहाँ पे 64 है गुना में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में है ना। तो फाइनली क्या बनेगा हमारा a बराबर क्या हो जाएगा, ऊपर भी 64 और नीचे ही 64 चल जाएगा, तो काटेंगे 64 एकम 64, तो फाइनली एक्सेलरेशन आ जाएगा कितना 1, यानी कि एक्सेलरेशन आ गया हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि त्वरण इसका कितना हो जाएगा हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना सिंपल है, देखिए आपको न्यूमेरिकल से बिल्कुल भी नहीं डरना है, बहुत आसान है। आपका ये भाई जितना बता रहा है बस आपको उतना काम करते जाना है। कहीं आप हमारा मात्र 15 वीडियो देखते हैं, जैसे 10 वीडियो तो हमारा 5 PYQ है और 5 हमारा मॉडल सेट है, और बाकी ये जो 4-5 अभी वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं, ये इतना कहीं आप देख लेते ना तो ये 40 में से 40 दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, समझ में आ रहा है ना। तो आपके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि मेरा हर एक बच्चा 40 में 40 लाए, पूरा एकदम गर्दा उड़ा दे, एकदम जैक बोर्ड पागल हो जाए कि इतना मार्क्स आ कैसे रहा है। चलिए खैर ये सब अलग की बातें, इसको समझ में आ गया। चलिए हिंदी वाले पता है बहुत परेशान थे कि भैया आप खाली इंग्लिश में बताते हैं, हम सोचे कि खाली आप लोग हिंदी नहीं लिए होंगे झारखंड वाले, लेकिन चलो पता चला कि नहीं हिंदी भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, आ गए हम हिंदी इंग्लिश दोनों में लेके, है कि नहीं। हमको क्या है हिंदी हमको नहीं आता ऐसा थोड़ी ना है, हम भी हिंदी में ही पढ़े थे, फिर आए 11-12 में तो इंग्लिश पढ़ने लगे, मन किया इंग्लिश पढ़ने का। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी। अब इससे सिंपल क्वेश्चन क्या हो सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा वेग का मात्रक है। तो वेलोसिटी का मात्रक क्या होता है, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड ना होता है तो कहा मीटर पर सेकंड, ऑप्शन नंबर सी हमारा 8 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, कितना आसान क्वेश्चन है, क्या बोलता है, ये भी सिंपल है, बस आराम से ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आ गया और डर गए। कहता है कि एक पिंड विरामावस्था से प्रारंभ करता है, तो जाहिर सी बात है कि आप बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कहीं वो बॉडी चलना रेस्ट से स्टार्ट करेगा तो उसका यू जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वो कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, 0 मीटर पर सेकंड। हम खाली देखो हम यूनिट नहीं लिख रहे हैं ताकि इधर जगह होगा थोड़ा मतलब गंदा लगता है ना, इसलिए हम यू बराबर कितना हो गया 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। कहता है कि एंड ट्रेवल फॉर t सेकेंड, और वो t समय तक चलता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो उसका वेलोसिटी हो जाता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नहीं नहीं, एक्सेलरेशन हो जाता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। आने की ओर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ t सेकंड के लिए यात्रा करता है। यानी कि उसका त्वरण जो है वो कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो चलता है कितना समय तक, t समय तक। तो कहता है कि इफ़ द डिस्प्लेसमेंट मेड बाय 16 मीटर, तब कहता है कि यदि इसके द्वारा जो विस्थापन होता है वो होता है 16 मीटर का, यानी कि एस हमारा जो है कितना है, वो 16 मीटर है। तो कहता है तो यात्रा में जो समय लगता है वो क्या होगा, है ना। यानी कि द टाइम ऑफ ट्रेवल टी, तो कहता है कि यहाँ पे जो समय लगा टी वो कितना होगा, है ना। यानी कि हमको टी निकालने में बोल रहा है। अब इससे सिंपल कुछ हो सकता है, आपको एक फॉर्मूला पता है कि एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है, आपको पता है। हमको एस पता है कितना है, 16, ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको, है ना। एस हमारा कितना है बाबू, 16 है। यू टी, यू बोले तो 0, और 0 से किसी को गुना करेंगे तो 0 रहेगा, प्लस हाफ 1/2 ये यानी एक्सेलरेशन हमारा कितना है, 2, फिर टी स्क्वायर, यही तो हमको निकालना है। कोई दिक्कत, अब देखिए 2 से 2 कट गया, खत्म हो गया। अब हमको बचा यहाँ पे 16 इक्वल टू 0 से कुछ नहीं फर्क पड़ता है, यहाँ पे ये कट गया तो 1 बचा, और 1 से गुना करेंगे टी स्क्वायर को तो टी स्क्वायर रहेगा, यानी टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16। अब ध्यान देना है इधर थोड़ा सा, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 16 हो गया। अब सिर्फ टी हम लोग यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे रूट अंडर हो जाएगा 16, और रूट अंडर 16 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है, 4, यानी हमारा टी यानी कि समय कितना आ गया, 4 सेकेंड। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। कुछ है इसमें से, कुछ नहीं, बहुत आसान है, लेकिन कब, जब आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा तब, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है समझने में, 9 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 10वां नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है। ये क्या कहता है, कहता है कि एक शरीर आराम से शुरू होता है, ठीक है, यानी कि बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, है ना। यानी कोई बॉडी है जो है वो स्टार्ट करता है रेस्ट से चलने के लिए। तो अभी बताएं कि रेस्ट से चलना स्टार्ट किया तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, प्रारंभिक वेग 0 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, कहता है यदि यह 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के त्वरण के साथ चलता है, यानी कि इट ट्रेवल विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है इसका जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो कितना हो जाता है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कहता है तो 3 सेकेंड के अंत में इसका विस्थापन है। तो यहाँ पे हमको समय दे दिया है, टी जो है वो 3 सेकेंड है, तो बोलता है कि 3 सेकेंड में उसका विस्थापन कितना होगा, यानी हमको एस का वैल्यू पूछ रहा है ना। यानी कहता है कि इट्स डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड, यानी कि 3 सेकेंड के बाद जो उसका डिस्प्लेसमेंट होगा यानी एस होगा वो कितना होगा, यही ना पूछ रहा है। तो आराम से बनाएंगे, हमारे पास बहुत सारा फॉर्मूलेज हैं, अब उसमें से जो हमारा फॉर्मूला बैठेगा उसको निकालेंगे। यहाँ हमको पूछ रहा है एस, है ना, यहाँ पे हमको दे दिया ये दे दिया यू और दे दिया है टी। तो हम लोग ऐसा लगा सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ऐसा लगा सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। अब कैसे पता चला क्या क्या हम निकालेंगे, तो हम सोचें कि हमको एस निकालना है तो एस यहाँ पे है, चलो यू टी है तो यू टी चलो यहाँ है, हमारा हाफ ठीक है, ये यहाँ पे है और टी यहाँ पे है ना। तो इस सारा चीज़ हमको दिया था और एक चीज़ नहीं दिया था, इसलिए हम लोग ये फॉर्मूला लगाएं। कहीं हम लोग दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं तो शायद उसमें से हमको नहीं मिलता, जैसे वी स्क्वायर, ऐसे देख लीजिए वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, है ना। वी स्क्वायर बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इसको लगाते हैं तो यहाँ से भी हम लोग s निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर होता है, यू स्क्वायर है ना, 2 भी है, ये भी हमारा दिया है, एक्सेलरेशन दिया है, लेकिन v का वैल्यू नहीं दिया ना, तो v का वैल्यू नहीं दिया तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो गलत हो जाएगा, समझ ना। इसलिए इस फॉर्मूला को नहीं लगाएं। बहुतों में क्या होता है, डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि भैया फॉर्मूला हम कौन सा लगाएं, तो इसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है बाबू। चलिए कोई बात नहीं, हम है ना आपको बताने के लिए, तो हम लोग थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि मज़ा आएगा आपको बनाने में, है ना। देखिए हमको पूछ रहा है एस, चलिए इसको यहीं रख देते हैं, यू टी, यू का वैल्यू कितना है 0, और 0 इंटू टी करेंगे, कुछ भी करेंगे मतलब 3 करेंगे तो ये 0 रहेगा, तो इसको डायरेक्ट 0 लिख देते हैं, प्लस हाफ का हाफ रखेंगे, एक्सेलरेशन इसका कितना है 2 है, चलो ठीक है। टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 हो गया, चलो ठीक है। देखिए ये से ही कट जाएगा पूरा पूरी, तो बचेगा 1, है ना। तो यहाँ पे s बराबर क्या आ गया, फाइनली देख सकते हैं यहाँ पे s बराबर 0 से 0 कुछ नहीं होगा, प्लस करेंगे कुछ नहीं होगा, 1 यहाँ पे कट गया तो 1 बचा, और 1 इंटू 9 कितना हो गया 9, यानी हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया 9 मीटर, कितना आ गया 9 मीटर। अब इससे सिंपल कुछ है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, पहला हमारा क्या हो जाएगा 10वें का सही हो जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। अब हम लोग के सामने 11 नंबर क्वेश्चन देखिए सब क्वेश्चन आसान है, बस थोड़ा सा आपको क्या करना है, हम जिस तरह से बता रहे हैं आपको बस उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आपको पकड़ना है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक पिंड 0 से पूर्व की ओर 4 मीटर का विस्थापन करती है, ठीक है, यानी कि आप बॉडी मेक्स अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 मीटर ड्यू टू ईस्ट फ्रॉम पॉइंट ओ, है ना। यहाँ पे 0 नहीं, ये पॉइंट ओ है, यहाँ पे पॉइंट ओ है, चलो ठीक है। पॉइंट ओ से ये ईस्ट की ओर, ईस्ट इधर होता है ना,
ईस्ट की ओर चलती है कितना 4 मीटर, चलो 4 मीटर चला दिए, ठीक है। कहता है कि और फिर 3 मीटर उत्तर की ओर विस्थापन करती है, यानी कि यहाँ पे ईस्ट की ओर चली 4 मीटर और फिर क्या होती है ये 3 मीटर इधर उत्तर, उत्तर तो ऊपर होता है ना, इधर कितना चलती है 3 मीटर, यानी कि कहता है यहाँ पे कि एंड देन मेक डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 मीटर ड्यू नॉर्थ, यानी कि नॉर्थ की ओर जो है ड्यू नॉर्थ की ओर ये चलती है, उत्तर की ओर कितना चलती है 3 मीटर। कहता है ओ से इसका परिणामी विस्थापन क्या होगा, हमको विस्थापन पूछ रहा है, तो विस्थापन निकलता है शॉर्टेज डिस्टेंस, और यहाँ से शॉर्टेज डिस्टेंस ये हो जाएगा, यानी कि हमको ये डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओ इज, यानी कि ओ पॉइंट से इसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, यानी कि हमको ये पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमको ऐसा नहीं लग रहा है ऐसे 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 इस तरह से आपका राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होता है, समकोण त्रिभुज, और समकोण त्रिभुज में आप एक पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय, है ना, तो उसके लिए आपका हाइपोटेनस है, हाइपोटेनियस है, ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है ना, यानी कि ये आपका कर्ण है, हिंदी में इसको बोलते हैं कर्ण, ये है आपका आधार और ये है आपका लंब, है ना। तो आप पढ़े होंगे कि हमको निकालना है यहाँ पे कर्ण, यानी कि निकालना हमको हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस हमको निकालना है, तो उसका फॉर्मूला था क्या, रूट अंडर आधार का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 4 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 16 प्लस 9, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, चलिए 16 और प्लस 9 कितना हो गया 25, यानी रूट अंडर कितना हो गया 25, और रूट अंडर 25 का वैल्यू कितना होता है बाबू 5, कितना होता है 5, यानी हमारा एच बोले तो हाइपोटेनियस कितना आ गया 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ गया 5 मीटर। कोई दिक्कत है, कितना सिंपल है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5 मीटर होगा। समझ में आया कुछ, देखिए बस बहुत सारा कॉन्सेप्ट है मानते हैं, लेकिन इतना भी टफ नहीं है। आप कहीं हमारा हर एक वीडियोस को अच्छे से देखते हैं तो कोई भी दुनिया की ताकत नहीं है जो आपका मार्क्स आने से रोक दे। आप कहीं हमारे साथ जुड़े रहते हैं, 12th में भी तो आपका इतना ज़्यादा सपोर्ट करने वाले हैं कि बाकी सब्जेक्ट में तो छोड़ दीजिए, कम से कम आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री जो सबसे ज़्यादा बच्चों को टफ लगता है, इन दोनों सब्जेक्ट में आपका 95 प्लस मार्क्स से लाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोकेगी। आपका 95 प्लस मार्क्स आएगा, हमारे ऑनलाइन में आप पढ़ेंगे चाहे ऑफलाइन में, हम फिजिक्स और केमिस्ट्री पूरा पढ़ाने वाले हैं एकदम धमाकेदार अंदाज के साथ, ठीक है। तो बिल्कुल भी नहीं डरना है, आपको शायद ही कोई ऐसा यूट्यूब चैनल मिलेगा जो आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में से पढ़ाने की ताकत रखता होगा, है ना। खैर कोई बात नहीं है, हम लोग को दूसरे से उतना मतलब नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज़ तो बोलेंगे कि हमारा तरफ से जितना ज़्यादा हो सकता है हम आपको बेस्ट देने का प्रयास करते हैं। चलिए हम लोग के सामने 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक पिंड एक समान चाल से एक वृत्त में गति कर रहा है तो इसमें क्या होगा, यानी कि बॉडी इज ट्रेवलिंग इन अ सर्कल एट अ कांस्टेंट स्पीड इट, कहने का मतलब कि एक सर्कल में, एक सर्कुलर पाथ में कोई बॉडी जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ घूम रहा है, ठीक है। तो कहता है कि इसमें होगा क्या, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा यानी कि त्वरण जो होगा ना वो अंदर की ओर होगा, यानी कि इसका एक्सेलरेशन जो होगा वो इनवर्ड होगा, है ना, यानी कि हैज़ एन इनवर्ड एक्सेलरेशन। तो इसका सेंस होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है, बहुत गाड़ी चलता है बगल में यार, कहता है कि व्हेन एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन, कहने का मतलब कि जब एंगुलर वेलोसिटी जो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है तो वो क्या करता है, यानी कि उससे क्या उत्पन्न होता है, यानी कि जब कोणीय आवेग समय के साथ बदलता है तो क्या होता है बाबू, क्या एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, एक रैखिक त्वरण उत्पन्न होता है, या फिर एक बल युग्म बनता है, या फिर एक रैखिक वेग उत्पन्न होता है। तो इसका सही आंसर जो 13 नंबर का हो जाएगा वो जाएगा कि एक कोणीय त्वरण उत्पन्न होता है, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा 13 का सही हो जाएगा। कब, जब एंगुलर वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। कोई दिक्कत है समझने में, कितना सिंपल क्वेश्चन है बाबा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है द टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू, यानी कि कुल उड़ान का समय इनमें से किसके बराबर होता है। तो इसका जो 14 का सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्विस द टाइम नेसेसरी टू रीच द मैक्सिमम हाइट, है ना, यानी कि अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने के लिए जो आवश्यक समय होता है उसका सब दोगुना होता है, क्या, तो टाइम ऑफ फ्लाइट। कोई दिक्कत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, कहता है द पाथ फॉलो बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड। ये भी क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको कि प्रक्षेप द्वारा अनुसरण किए गए पथ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं हम लोग प्रक्षेप वक्र, यानी कि ट्रेजेक्ट्री, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा 15 नंबर का। कोई दिक्कत है बाबू साहब। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि व्हेन अ बस स्टॉप्ड सडनली अ पैसेंजर इन द बस फॉल फॉरवर्ड
दिस इज एक्सप्लेन। कितना सिंपल है कि मान लीजिए एक बस जो है वो चलते हुए अचानक रुक जाता है। एक बस है, यहाँ मान लेते हैं एक बस है, ये इधर से चलते चलते अचानक रुक जाता है। अचानक क्या हो जाता है, रुक जाता है। तो कहता है कि इस पर जो पैसेंजर बैठा होगा, यहाँ पे जो पैसेंजर बैठा वो आगे की ओर झुक जाता है। कहाँ झुक जाता है, आगे की ओर। तो कहता है कि इस चीज़ को कौन एक्सप्लेन करता है, यानी कि चलती हुई बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर फेंका जाता है, यानी झुक जाता है। तो यह कौन समझाया है, तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ समझाया है ना, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। यानी इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि न्यूटन के पहले के नियम के द्वारा ये जो है वो समझाया गया है ना। तो 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आप पैसेंजर सीटिंग इन अ बस मूविंग अन। देखिए ये जो 2-3 क्वेश्चन है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत आसान है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आपको अच्छे से देख लेना है ना। चलिए क्या बोलता है, क्या पैसेंजर सीटिंग इन अ बस मूविंग अन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, कहता है कि एक बस है, चलो एक बस है, ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा है और इस पर एक पैसेंजर बैठा है, एक नहीं कई सारे पैसेंजर बैठे हैं। कहता है कि फील्स पुश्ड बैकवर्ड व्हेन नेवर द बस इज एक्सेलरेटेड टू, क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉरवर्ड, दिस टाइप ऑफ फोर्स इज कॉल्ड। कहने का मतलब क्या है कि एक समान गति से चल रहे बस में कोई यात्री बैठा है, चलो बैठा है। कहता है कि जब बस आगे की तरफ त्वरित होती है, यानी कि जैसे ही बस आगे की ओर चलती है और त्वरण आता है उसमें से, यानी कि अपना वेलोसिटी को चेंज करती है, तो कहता है कि वह पीछे की ओर गिरता है ना। जैसे कि मान लो बस चला, ठीक है, पहले मान लो चला, ठीक है, फिर अचानक स्पीड को बढ़ा दिया, तो आप क्या होता है ना, पीछे की ओर नहीं ये से झुक जाता है पैसेंजर, हाँ। तो कहता है वह पीछे की ओर जो है वो गिरता हुआ महसूस करता है, यानी कि थोड़ा सा झुक जाता है पीछे की ओर। तो कहता है कि इस प्रकार के बल को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी कि दिस टाइप्स ऑफ फोर्स इज कॉल्ड, यानी कि इस टाइप्स के फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं काल्पनिक बल या छंदक बल, है ना। यानी कि उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका सुडो फोर्स, है ना। तो हम लोग इसको बोलते हैं सुडो फोर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, बस ये 2-3 कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ये तो और इजी, कहता है बॉडी ऑफ मास 5 kg इज अ ट्रेवलिंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ऑफ इट्स मोमेंटम इज। अब कितना सिंपल है, कहता है कि 5 kg द्रव्यमान है किसी पिंड का और इसका जो एक समान वेग है वो 2 मीटर पर सेकेंड है। तो कहता है कि इसकी गति जो होगी वो, इसका गति बोले तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, है ना। इसका मोमेंटम पूछ रहा है यहाँ पे, ठीक है, हिंदी में थोड़ा ऐसा नहीं समझना है, इसकी गति पूछ रहा है, इसका पूछ रहा है मोमेंटम, यानी यहाँ होना चाहिए इसका संवेग है ना। मोमेंटम मतलब क्या होता है, इसका संवेग। क्या होता है इसका, तो होता है इसका संवेग। कोई दिक्कत है, तो इसका संवेग क्या होगा, आपको पता है संवेग मतलब p इज इक्वल टू क्या होता है, mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो मास कितना है, यानी कि हम लोग का द्रव्यमान कितना है 5 kg, चलो 5 है, वेलोसिटी कितना है 2 मीटर पर सेकंड, 2 मीटर पर सेकंड, गुना करेंगे 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा 10। कोई दिक्कत है यहाँ पे, चलिए 10 kg मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा सही आंसर, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है। अब है कुछ न्यूमेरिकल टफ है, बहुत आसान है। एक भी न्यूमेरिकल, हाँ 1-2 न्यूमेरिकल ऐसा आ सकता है, लेकिन हर बार वो ऐसा न्यूमेरिकल पूछता नहीं है, कभी कभी उसका मूड खराब हो जाएगा तब पूछता है। तो 1-2 क्वेश्चन नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, आपका 38-39 नंबर तो आ ही रहा है ना। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द मास ऑफ अ बॉडी विच इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी टू एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन दी बॉडीज। कहने का मतलब कि एक पिंड का द्रव्यमान जो शरीर पर कार्य करने वाले बल के समानुपाती होता है, ठीक है, यानी कि उसके अनुपात के बराबर होता है। तो कहता है पिंड में जो उत्पन्न त्वरण होगा वो आखिर क्या होगा, है ना। जो पिंड में त्वरण उत्पन्न होगा यानी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो क्या होगा, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, तो द इनर्शियल मास के बराबर, है ना, यानी कि वो हो जाएगा आपका जड़त्वीय द्रव्यमान के बराबर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर समझने में। चलिए हम लोग के सामने 20 नंबर क्वेश्चन देखिए, और आसान क्वेश्चन है। कहता है कि बॉडी ऑफ वुड इज प्लेस्ड ऑन अ सरफेस, यानी कि क्या है कि लकड़ी का एक ब्लॉक जो है वो सतह पर रखा गया। चलो मान लें ये सतह है, यहाँ पे एक लकड़ी का एक ब्लॉक रखा गया है ना, एक लकड़ी का टुकड़ा रखा गया। कहता है कि पिंड को स्थानांतरित करने के लिए सतह के समानांतर एक बल लगाया जाता है ना, यानी क्या फोर्स इज अप्लाइड पैरेलल टू द सरफेस टू मूव द बॉडी, यानी बॉडी को मूव करने के लिए इसी के पैरेलल यानी सतह के पैरेलल जो है वो एक फोर्स लगाया जाता है ताकि ये बॉडी जो है वो आगे की ओर मूव करे। कोई दिक्कत है, तो कहता है कि द फ्रिक्शनल फोर्स इज डेवलप्ड एक्ट, यानी कि तब जो घर्षण बल विकसित होगा वो कार्य करेगा किधर, यानी इस पर जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा वो किधर कार्य करेगा, यानी कि इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा। तो जाहिर सी बात है कि फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन हमेशा अपोज करता है ना फोर्स को, यानी कि फ्रिक्शन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो सिंपल है, वैसे ही बोल देंगे कि फ्रिक्शन जो होगा ऑपोजिट लगेगा, है ना, यानी ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स, यानी फोर्स इधर लग रहा है तो इसका फ्रिक्शन किधर लगेगा, इसका उल्टा लगेगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, ये तो डायरेक्ट बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा, यानी लागू बल की दिशा के विपरीत हमारा क्या लगेगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगा, यानी वहाँ पे लगेगा। कोई दिक्कत है, चलिए अब हम लोग के सामने 21 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए हम लोग के सामने 21 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा आत्म
समायोजन बल है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, यानी इन चारों में से कौन हमारा सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो इसका जो 21 का सही आंसर आप लोग का हो जाने वाला है, वो जाने वाला स्थितिज घर्षण, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एक तरह का आपका एडजस्टिंग फोर्स है। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग ऑन अ सिस्टम इज जीरो, है ना, यानी कि टॉर्क जो लग रहा है किसी भी सिस्टम पर वो है जीरो। कहता है देन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट चेंज, तब कौन बदलेगा नहीं, यानी कि जब एक सिस्टम पर लगने वाला जो बल आघूर्ण है वो शून्य है तो निम्नलिखित में से किस राशि में बदलाव नहीं होगा, यानी कि कौन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 22 नंबर क्वेश्चन का, वो जाने वाला है इसका कोणीय वेग, यानी एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं होगा। कब? जब टॉर्क जो लगेगा सिस्टम पर वो जीरो हो जाएगा, यानी कि टॉर्क का वैल्यू जीरो हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी। को दिक्कत है। चलिए हम लोग के सामने 23 नंबर क्वेश्चन है। देखिए भले क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन बहुत आसान है। क्या बोलता है? कहता है 300 ग्राम द्रव्यमान का एक हथौड़ा है, यानी हैमर ऑफ मास 300 ग्राम। ठीक है, मानते हैं यहाँ पे ऐसे छाप दें। चलिए एक यहाँ पे हथौड़ा ले लेते हैं जिसका मास कितना है बाबू? 300 ग्राम। कितना है? 300 ग्राम। चलिए ठीक है। कहता है कि 40 मीटर पर सेकंड की गति से चलते हुए एक कील को सेट करता है ना, यानी कि मूविंग एट 40 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स अ नेल, यानी कि एक नेल को ये सेट करता है। मान लेते हैं एक बेंच है यहाँ पे, चलो बेंच पर ये सेट करता है। बेंच पर हमको एक कांटी ठोकना है ना, एक कील लगाना है। ठीक है, तो ये जो हथौड़ा इस कील पर चोट करता है कितना स्पीड से? तो 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 40 मीटर पर सेकंड के स्पीड से। कोई दिक्कत है समझने में? कहता है कि कील 0.02 सेकंड के लिए बहुत कम समय में हथौड़े को रोक देती है ना। तो क्या होता है, जैसे ही हथौड़ा इस पर पड़ता है, इस कील पर, है ना, तो एक टाइम होगा कि कील मतलब 0.02 सेकंड के लिए क्या हो जाता है? रुक जाता है। जैसे कि हम लोग हथौड़े को मारेंगे अचानक यहाँ पे, तो मतलब कुछ सेकंड के लिए तो जरूर रुक जाएगा यहाँ पे आके, फिर हम लोग हथौड़ा को पीछे ले जाएंगे, है कि नहीं। तो कितना सेकंड के लिए रुकता है? 0.02 सेकंड के लिए, यानी हमको यहाँ पे टाइम ये दे दिया। ठीक है, कहता है कि तो हथौड़े पर कील द्वारा लगाया गया बल होगा, है ना, यानी कि ये जो हथौड़ा है उस पर कील कितना बल लगा रहा है इसको रोकने के लिए, यानी कि हमको कुल मिला के निकालना है फोर्स। क्या निकालना है? फोर्स। और फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होता है ma। ये होता है, हमको यहाँ पे मास दिया है, मास कितना है? 300 ग्राम। चलिए यहाँ पे लिख देते हैं 300 ग्राम। कोई दिक्कत है? इस ग्राम को हमको हमेशा बदलना पड़ेगा स्टैंडर्ड यूनिट में, यानी कि केजी में। तो केजी में बदलने के लिए हम लोग 1000 से भागा देते हैं, ये तो पता है कि नहीं। चलिए फिर एसेलरेशन इनटू एसेलरेशन। अब देखिए एसेलरेशन नहीं है लेकिन हम लोग के साथ वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी है। और आपको पता है कि ये हैमर जब चल रहा है, ये हैमर क्या हो रहा है? चल रहा है, तो इसका जो वेलोसिटी होगा जब यहाँ पे रुक जाएगा तो इसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जीरो ना हो जाएगा। इसका यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में? चलिए तो फाइनली कहीं कुल मिला के देखा जाए तो हमारा जो यहाँ पे एसेलरेशन होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? v माइनस यू बाई टी, यही ना होता है, v माइनस यू बाई टी, ये होता है। कोई दिक्कत है? हम लोग यहाँ पे v का वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे। चलिए v बोले तो आपका फाइनल वेलोसिटी, और फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा? जीरो है। कितना हमारा? जीरो। कोई दिक्कत है? फाइनल वेलोसिटी जीरो ना है। और हमारा इनिशियल वेलोसिटी देखिए कितना दिया? 40 मीटर पर सेकंड। कितना दिया हमारा? 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा v माइनस यू, है ना। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 40 मीटर पर सेकंड। नीचे हो जाएगा टाइम है 0.02 सेकंड, 0.02 सेकंड। यह बराबर ma हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो गया। कोई दिक्कत है? चलिए यहाँ पे जीरो में से 40 घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए ये जीरो से ये जीरो चला जाएगा। कोई दिक्कत है? अब देखिए पॉइंट हटाने आता है, ये पॉइंट जैसे हटाएंगे तो यहाँ पे इंटू हो जाएगा 100 से, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट है। कोई दिक्कत? अब यहाँ काटेंगे तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। कोई दिक्कत है? यहाँ पे नीचे तो 1 है तो खत्म हो गया सब कुछ, यहाँ पे नीचे सब कुछ खत्म हो के 1 ही बचा। अब देखिए यहाँ पे 3 गुने, हम थोड़ा कलर चेंज करते हैं अच्छा लगेगा आपको। यहाँ हो जाएगा 3 गुने 2 गुने 100। तो देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, और इंटू 100 कितना हो गया? 600। कितना हो गया? 600, यानी हमारा फोर्स जो लगेगा वो कितना लगेगा? 600 न्यूटन, है ना। कितना लगेगा? 600 न्यूटन। वैसे ये माइनस में लगेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे माइनस था, ठीक है। लेकिन हम लोग देखेंगे कहीं माइनस में वैल्यू रहेगा तो माइनस वाला टिक करेंगे, और नहीं रहेगा तो प्लस वाला टिक कर देंगे। तो 600 न्यूटन हमारा है ऑप्शन नंबर ए, हमारा है ऑप्शन नंबर ए। तो इसका जो 23 का सही आंसर हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि माइनस में वैल्यू है ही नहीं है, समझ आ रहा ना कुछ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए हम लोग के सामने देख सकते हैं 24 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। कहता है कि आप बुलेट ऑफ मास 40 ग्राम, यानी कि एक बुलेट है, बुलेट बोले तो एक गोली है जिसका मास कितना है? 40 ग्राम है। कितना है? 40 ग्राम। कहता है कि वो फायर्ड फ्रॉम अ गन, एक गन से छोड़ा जाता है जिसका मास है 8 kg। उसका वेलोसिटी जो हो जाता है बुलेट का हो जाता है 800 मीटर पर सेकंड। तो कहता है कैलकुलेट द रिकॉल वेलोसिटी, है ना। तो हम इसको डायरेक्ट आपको फॉर्मूला बता दें, इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम दोनों बराबर हो जाएगा। फिर इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 0 हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम में हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग डायरेक्ट इसका फॉर्मूला आपको लिख देते हैं। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस
मतलब मास ऑफ गन और यहाँ पे हो जाएगा इसका वेलोसिटी ऑफ गन, ठीक है, यानी कि VG इक्वल टू हो जाएगा मास ऑफ किसका, तो मास ऑफ बुलेट यानी कि B लिख सकते हैं, और मास ऑफ वेलोसिटी ऑफ बुलेट यानी कि VB। कोई दिक्कत है, अब हम लोग वैल्यू बैठा देंगे। यहाँ पे हम लोग माइनस क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये दोनों उधर प्लस में था, तो प्लस वाला इधर आ जाएगा तो माइनस में बन जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे आराम से देखना है। यहाँ पे है -mg मतलब मास है किसका, यहाँ पे गन का, और गन का मास कितना 8 kg, देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बनेंगे हम लोग 8, ठीक है। हमको VG मतलब वेलोसिटी ऑफ गन, तो यही तो हमको पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ गन, तो यहाँ हो जाएगा 8V, यहाँ पे VG लिख सकते हैं इक्वल टू MB मतलब मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट कितना 40 ग्राम, तो 40 ग्राम को मैंने को बदलना है केजी में, तो इसको करेंगे 1000 से गुना इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट मतलब गन, तो कितना इसका 800 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत है, अब इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 0 से 2 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, कोई दिक्कत है, खत्म हो गया यहाँ तक। चलिए अब ये बच्चा देखिए 8 चौक 32, कितना बचा 8 चौक 32, यानी हो जाएगा 8 वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू 32। कोई दिक्कत है, काटने आता है, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, यानी जो हमारा वेलोसिटी ऑफ गन आया वो कितना आया 4, लेकिन यहाँ पे इधर माइनस लगा था, कितना लगा था माइनस, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -V इज इक्वल टू कितना हो गया 4। तो हम लोग जब साइन चेंज करेंगे तो इसको V बराबर -4 भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी वेलोसिटी कितना आ गया -4 मीटर पर सेकेंड। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। कोई दिक्कत है, बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना है कि हम लोग बनाएंगे कैसे, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोर्स रिक्वायर्ड इन एक्सेलरेटिंग 3 kg ऑफ मास, 3 kg मास है, और कहता है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, और फिर एंड 4 kg ऑफ मास एंड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन है, कहता है विल बी, तो क्या होगा, यानी कि 3 kg द्रव्यमान को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 4 kg द्रव्यमान को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर गति देने के लिए आवश्यक जो बल होगा वो आखिर बल कितना होगा, तो वो 4 kg द्रव्यमान को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर बल अधिक होगा। समझ में आ रहा कुछ, चलिए, यानी कि इन दोनों में से किस पर ज़्यादा बल लगेगा, यानी कि आवश्यक बल जो होगा वो क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर D। कोई दिक्कत है, लेकिन ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी अजीब है, ठीक है। तो 25 का सही आंसर याद रखना है आपको, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा। कोई दिक्कत है, अगला क्वेश्चन देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कहता है दी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी अंडरगोइंग सर्कुलर मोशन इज, यानी कि सर्कुलर मोशन में जो सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा उसका वैल्यू कितना होगा, तो आपको याद रखना है mv²/r होता है, mv²/r होता है, कौन सा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स यानी कि FC है ना, सेंटीमीटर फोर्स, ठीक है, यानी कि विवर्तीय गति से गुजरने वाले पिंड पर लगने वाला जो अभिकेंद्र बल होता है यानी कि सेंटीमीटर फोर्स होता है, उसका वैल्यू कितना होता है mv²/r। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 2 बॉडी A एंड B आर मूविंग विथ सेम मोमेंटम, ठीक है, 2 बॉडी है A और B, दोनों का मोमेंटम सेम है, दोनों का जो P है यानी मोमेंटम है वो कितना है, सेम है। तो कहता है मास ऑफ ऑब्जेक्ट B है ना, तो कहता है कि जो B का मास होगा यानी द्रव्यमान है ना, कहता है कि ग्रेटर देन मास ऑफ A, कहता है कि B जो है वो उसका मास बड़ा है किससे, A से, यानी कि जो आपका Ma है, कहने का मतलब ऐसे लिख दें कि जो आपका मास ऑफ A है, मास ऑफ A है वो छोटा है किससे, यानी मास ऑफ ए जो है वो लेस देन है किससे, मास ऑफ बी से, यही बोल रहे हैं हम, ठीक है, यानी बी का मास ज़्यादा है किससे, ए से। तो कहता है विच ऑफ 2 ऑब्जेक्ट विल हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो कहता है कि दोनों में से काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा किसका होगा, है ना, यानी 2 वस्तुएं ए और बी समान वेग से जो है वो गति कर रही है, गतिमान है, वस्तु बी का द्रव्यमान ए के द्रव्यमान से अधिक है, तो दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको बता दें कि जो इसका 27 का सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाले दोनों वस्तुओं की गतिज ऊर्जा समान होगी। अब क्यों होगी ध्यान देना है, देखिए यहाँ पे हमको पूछ रहा है, थोड़ा समझ लीजिए, यानी कि बोथ ऑब्जेक्ट विल हैव सेम काइनेटिक एनर्जी, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमको पहले दे दिया इसका जो मोमेंटम है वो सेम है, मोमेंटम क्या है, सेम है, यानी कि मोमेंटम निकलता है P = mv है ना, तो ऑब्जेक्ट A का मोमेंटम जो है वही सेम मोमेंटम किसका है, आपका ऑब्जेक्ट B का, ठीक है, यानी कि mv और mv दोनों का जो मोमेंटम है वो सेम है, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। अब बोलता है कि मान लेते हैं कि B का मास ज़्यादा और A का मास कम है, तो हमको मास से क्या मतलब है, यहाँ जब मोमेंटम सेम है तो हम लोग जो काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे तो निकालेंगे हाफ mv², क्या निकालेंगे, हाफ mv², और यहाँ पे जो mv लेंगे, यहाँ पे मास लेंगे, तो कहीं ये वाला सेम है तो हमारा ये वाला भी सेम ही रहेगा ना, इसमें तो चेंजिंग नहीं आएगा ना। हाँ भले बोल सकते हैं कि मास छोटा बड़ा रहेगा तो चेंज करता है, लेकिन यहाँ पे मोमेंटम जब सेम बोल दिया तब चेंज नहीं करेगा, तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर C, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बस 5 से 7 मिनट 10 मिनट लगेगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर्व रिप्रेजेंट, ये तो बहुत बार क्वेश्चन करा चुके हैं, ये तो फाइनल ईयर में भी 4 बार पूछा जा चुका है ना। कहने का मतलब कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत का जो क्षेत्र होता है वो हमको क्या देता है, तो वर्क डन देता है, क्या देता है, वर्क डन, यानी कि हमको किया गया कार्य देता है। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है।
कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ मास 100 kg टू हाइट 50 मीटर इन 50 सेकेंड। कितना सिंपल है, कहता है कि 50 सेकंड में 100 kg द्रव्यमान को 50 मीटर ऊंचाई तक उठाने के लिए आवश्यक औसत शक्ति क्या होगी। कहने का मतलब क्या है कि एक कोई बॉडी है, एक कोई क्या है बॉडी है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉडी का मास जो है वो कितना आपको देख सकते हैं यहाँ पे दिया है, मान क्या लेंगे 100 kg है, ठीक है। कहता है कि ये जो बॉडी है यहाँ पे 100 kg वाला, इसको ऊपर उठाना है कितना हाइट तक 50 मीटर तक, है ना, यहाँ पे यानी कि यहाँ से यहाँ तक ऊपर इसको उठाया जाता है 50 मीटर तक, ठीक है। कहता है कि यहाँ से यहाँ तक यानी कि जमीन से इसको 50 मीटर तक ऊंचा उठाने में जो समय लगता है वो लगता है 50 सेकंड। कितना लगता है 50 सेकंड। तो कहता है इसका औसत शक्ति क्या होगा, यानी कि इसका हमको पावर पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है पावर, है ना। तो इसका जो पावर होगा वो क्या हो जाएगा, है ना। तो आपको सिंपल सा पता है कि पावर का जो फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, P इक्वल टू क्या होता है W बाय टाइम। और यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो हमको लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी के बराबर नहीं हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh के बराबर, यानी यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, क्योंकि यहाँ पे मास भी है और इस यहाँ पे ग्रेविटी भी लगेगा इसको जब ऊपर उठाएंगे तो, और हाइट भी हमको निकाला कि ना 50, ठीक है। तो हमारा फाइनली जो यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हम लिख दे डायरेक्ट, पावर का फॉर्मूला यहाँ पे नया बन जाएगा, वो क्या बन जाएगा आपका mgh डिवाइडेड बाई टी। कोई दिक्कत है समझने में। अब इसी पर हम लोग सॉल्व करें, कोई दिक्कत है, हटा दे इसको। चलिए पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका mgh बाई टी, ठीक है। मास हम लोग का कितना है 100 kg, चलो ठीक है। ग्रेविटी कितना वैल्यू होता है, जी का वैल्यू 9.8 होता है, पता है ना आप लोगों का। हाइट यहाँ पे कितना है 50 और टाइम हम लोग का कितना है यहाँ पे 50 सेकंड ना है, 50 से 50 डायरेक्ट कट जाएगा। अब यहाँ पे 9.8 से 100 गुना होगा, देखिए ये पॉइंट हटा देते हैं डायरेक्ट, तो इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10। अब एक जीरो से यहाँ एक जीरो कटेगा। अब 98 को 10 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 980। कितना हो जाएगा 980, यानी इसका सही आंसर होगा पावर कितना आ जाएगा 980 वाट, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए अब लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की ओर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड ऑफ मास m एंड लेंथ l अबाउट एन एक्सिस जो है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड एट मिड पॉइंट इज। कहने का मतलब कि द्रव्यमान m और लंबाई l वाला एक छड़ का जो उपक्षय के परित जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, जो इसकी लंबाई के लंबवत तथा मध्य बिंदु से होकर गुजरती है, तो उसका जो जड़त्व आघूर्ण जो होगा वो हो जाएगा ml² डिवाइडेड बाय 12, यानी कि ml² बटा 12। कोई दिक्कत है समझने में, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूव 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द फोर्स, व्हाट अमाउंट ऑफ वर्क डन इज। कितना सिंपल है, कहता है कि 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु बल की लंबवत दिशा में 10 मीटर चलती है, तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा। यानी कि हमको यहाँ पे F दे दिया, यानी कि F दे दिया फोर्स 5 न्यूटन, ठीक है। हमको यहाँ पे दे दिया है डिस्प्लेसमेंट 10 मीटर दे दिया है ना, यानी कि हमको S दे दिया कितना 10 मीटर, ठीक है। और हमको पूछ क्या रहा है, हमको पूछ रहा है किया गया कार्य, यानी कि W पूछ रहा है, ठीक। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये है कि यहाँ पे जो बल है ये यहाँ पे जो 5 न्यूटन बल के कारण एक वस्तु पर जो बल है वो लंबवत की दिशा में 10 मीटर चलती है, यानी कि यहाँ जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, यानी कि ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 5 न्यूटन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट मूव टू 10 मीटर अलोंग परपेंडिकुलर डायरेक्शन, यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या कर रहा है मूव कर रहा है, यानी कि फोर्स हम लोग कहीं ऊपर से लगा रहे हैं तो ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इधर लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट ये इधर हो रहा है ना, तो दोनों आपस में कैसा परपेंडिकुलर है, तब वर्क डन क्या होगा। और आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है Fs cos थीटा। क्या होता है Fs cos थीटा, चेंज कर लेते हैं थोड़ा कलर, क्या होता है Fs cos थीटा, क्या होता है Fs cos थीटा। कोई दिक्कत है। अब फोर्स देखिए हम लोग ऊपर सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए फोर्स हम लोग का कितना है 5 न्यूटन, चलो 5 हम लोग लिखते हैं, हटा दें इसको, चलिए अच्छा लगेगा। W बराबर कितना होता है Fs cos थीटा। कोई दिक्कत है। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, देखिए यहाँ पे 5 न्यूटन इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है आप लोगों का, तो 10 मीटर, तो चलिए 10 मीटर कॉस थीटा है ना, यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कॉस 90। कितना हो जाएगा कॉस 90। 5 इंटू 10 कितना हो जाएगा 50 इंटू कॉस 90 का वैल्यू आपको पता होता है 0, और 50 गुने 0 हो जाएगा फाइनली कितना 0, यानी वर्क डन हमारा कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0, तो इसका सही आंसर जो आप लोगों का हो जाएगा 0 जूल, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 32 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, द वर्क परफॉर्म ऑन अ ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन। कहने का मतलब किसी वस्तु पर किया गया कार्य
किस चीज़ पर निर्भर नहीं करता है, तो कार्य कभी भी जो है वो प्रारंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता, यानी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता है, यानी कि 32 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है दी वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू द चेंज इन, यानी कि किसी वस्तु पर सभी बलों, चाहे वो आंतरिक बल हो या फिर बाहरी बल हो, के द्वारा किया गया काम किस परिवर्तन के बराबर होता है, यानी कि किसके चेंज होने के बराबर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 33 का, वो हो जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी की, है ना, यानी कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आएगा वही उस पर बल को बताएगा कि इतना बल लग रहा है, यानी कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा उतना ही उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, चाहे वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल हो, है ना। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन बोलता है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी, यानी किसी वस्तु का द्रव्यमान केंद्र होता है तो वो हमेशा ऑलवेज लाइज इनसाइड द बॉडी, यानी हमेशा वो वस्तु के अंदर होता है ना। सेंटर ऑफ मास कभी भी ऑब्जेक्ट के बाहर नहीं होता है, वो हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है ना। कोई दिक्कत है समझने में? चलिए अगला है 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि द टॉर्क ऑफ फोर्स, यहाँ पे दे दिया है फोर्स इतना है और एक्टिंग ऑन अ पॉइंट आर इतना है इज, कहने का मतलब कि मूल बिंदु के परित बल का दे दिया हमको यहाँ पे -3i कैप प्लस j कैप प्लस 5 कैप, है ना, का बल आघूर्ण ज्ञात कीजिए, यानी कि हमको टॉर्क पूछ रहा है यदि बल जिन कण पर लगता है, कोई दिक्कत है, उस स्थिति में जो सदिश है वो r है वो इतना है, कोई दिक्कत है, यानी कि हमको f का वैल्यू दे दिया है और r का वैल्यू दे दिया है और हमको टॉर्क पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, टॉर्क पूछ रहा है। तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे, है ना। इसको वैसे ही इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, लेकिन इसको हम लोग बाद में आपको बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझने का जरूरत पड़ेगा। वैसे इसका आंसर अभी ध्यान में रखना, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि बैठकर झूला झूल रहा एक बच्चा खड़ा हो जाता है, तब झूले की आवर्तकाल में डैश होगी, यानी कि क्या होगी, वृद्धि होगी, कमी होगी या फिर वही रहेगा। तो इसका सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा बाबू, कम हो जाएगा, यानी डिक्रीज कर जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि स्प्रिंग 2 किलोमीटर लंबा खींचा गया, इसकी स्थिति ऊर्जा भी है, यदि स्प्रिंग 10 किलोमीटर तक खींचा जाए तो इसका संग्रहित स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा। हम आपको बताए हैं कि कहीं हमारा यहाँ पे खींचा गया कितना 2 किलोमीटर, तब इसका स्थितिज ऊर्जा कितना था, भी था, तो हम लोग 2 किलोमीटर से इसको बढ़ाकर कितना खींच देते हैं, 10 किलोमीटर। तब हमको यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, तो कितना हम लोग यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं, तो 5 टाइम्स, यानी 2 × 10, यानी 5 टाइम्स हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो इसका स्थितिज ऊर्जा स्क्वायर टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि 5 के स्क्वायर का टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 25 भी, पहले भी था तो अब हो जाएगा इसका कितना 25 भी। तो इसको डायरेक्ट ट्रिक से इसको मारना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में? अगला क्वेश्चन क्या बोलता है 38 नंबर क्वेश्चन, कहता है वायु में ध्वनि परास की घटना डैश है, यानी कि द फेनोमेना ऑफ साउंड प्रोपोगेशन इन एयर। तो एयर में साउंड का प्रोपोगेशन जो होता है वो कैसी प्रक्रिया है, तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही। बस 2 क्वेश्चन बचा है। कहता है कि तनी हुई डोरी में प्रथम हार्मोनिक, द्वितीय हार्मोनिक और तृतीय हार्मोनिक आवृत्तियों का अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा, यानी कि इन स्टेज स्ट्रिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट हार्मोनिक, सेकंड हार्मोनिक एंड थर्ड हार्मोनिक इन द रेशियो इज। तो इसका जो रेशियो आ जाएगा वो आप लोगों का आ जाएगा 1:2:3, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी तरंगें ठोस, तरल और गैस के माध्यम में जो है वो प्रसारित हो सकते हैं, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू सॉलिड, लिक्विड और गैस, यानी कि कौन सा वेव जो है सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है, यानी कि प्रवेश कर सकती है। तो 40 का सही आंसर हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव, यानी कि अनुदैर्ध्य तरंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपको हमारा मॉडल सेट कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और बाकी भी तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल पर बने रहें, अपने अधिक से अधिक दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और एक बड़ी फैमिली बनाएं।